नमस्कार, मैं डॉक्टर बिंदु भसीन, सह आचार्य इतिहास विभाग डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज मैं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को पेपर फर्स्ट के मुगल बादशाह औरंगज़ेब के जो व्याख्यान मेरा चल रहा है उसको आगे बढ़ाती हूँ। और उसमें देखते हैं आज के व्याख्यान में कि औरंगज़ेब ने दक्षिण पर, जिसमें बीजापुर राज्य है, गोलकुंडा है, मराठों के साथ उसका संघर्ष किस तरह से रहा, दक्षिण में मराठों के विरुद्ध औरंगज़ेब की विफलता के क्या कारण रहे और दक्षिण नीति के क्या परिणाम निकले। आज इस व्याख्यान पर ये सब बिंदु केंद्रित रहेंगे। तो चलिए देखते हैं बीजापुर राज्य पर विजय पताका उसने किस तरह से फहराई। शाहजहां के शासन में भी औरंगज़ेब ने बीजापुर पर आक्रमण किया था, जिसके फलस्वरूप बीजापुर ने उस समय तो संधि कर ली थी, लेकिन जब मुगल राजकुमार उत्तराधिकार के युद्ध में संघर्षरत थे तो आदिल शाह ने संधि का उल्लंघन करना शुरू कर दिया था। अतः उत्तराधिकार के युद्ध से छुटकारा पाने के बाद औरंगजेब ने 1665 में आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह को बीजापुर के विरुद्ध भेजा था। राजा जय सिंह को शिवाजी का दमन करने का भी आदेश दिया गया था। जय सिंह ने शिवाजी को परास्त कर उससे पुरंदर की संधि की शर्तों के अनुसार शिवाजी के सहयोग से बीजापुर पर आक्रमण किया गया। तो दूसरी तरफ अली आदिल शाह ने भी काफ़ी रक्षात्मक तैयारियां कर ली थी। इस संघर्ष का परिणाम यह निकला कि जय सिंह को बिना कुछ किए ही वापस लौटना पड़ा। अतः सैनिक दृष्टि से यह चढ़ाई तो विफल रही। JN सरकार लिखते हैं कि न 1 इंच भूमि मिली, न किसी किले का पत्थर हाथ आया और न युद्ध क्षति के रूप में एक पैसा मिला। आर्थिक दृष्टि से इससे घोर संकट उत्पन्न हुआ। शाही कोष का 30 लाख रुपया खर्च करने के अतिरिक्त जय सिंह ने अपने पास से 1 करोड़ रुपया खर्च भी किया था। अतः बीजापुर राज्य की इस सफलता से प्रभावित होकर गोलकुंडा राज्य ने भी उससे मेल कर लिया था। औरंगजेब को जब यह समाचार मिला तो वह काफ़ी नाराज हुआ और उसने जय सिंह को वापस बुला लिया। अब जय सिंह भी काफ़ी दुखी हुआ था और कहते हैं कि जय सिंह जब लौट रहा था बुरहानपुर में 6 दिसंबर 1666 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद अगले 10 वर्षों तक मुगलों का बीजापुर पर कोई भी आक्रमण नहीं हुआ था। आदिल शाह की मृत्यु के साथ ही बीजापुर की कीर्ति भी समाप्त हो गई थी। सुल्तान के 4 वर्षीय पुत्र सिकंदर आदिल शाह को गद्दी पर बैठाया गया। सुल्तान के अल्पवयस्क होने के कारण बीजापुर में सामंतों के 2 दल बन गए थे। एक दल अफगानों का था और दूसरा दल अबिसीनियन लोगों का था। इन दोनों ही दलों में संघर्ष छिड़ गया। अतः आंतरिक कलह का लाभ उठाकर 1676 ईस्वी में मुगल सूबेदार बहादुर खान जो है उसने बीजापुर पर आक्रमण किया, लेकिन वह पराजित हुआ। अतः औरंगजेब ने दिलेर खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया और दिलेर खां ने बीजापुर के मंत्री सिद्दी मसूद से षड्यंत्र कर बीजापुर को मुगलों के अधीन कर लिया। लेकिन सिद्दी मसूद ने चुपचाप शिवाजी से भी संधि कर ली। सितंबर 1679 ईस्वी में दिलेर खां ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया, लेकिन बीजापुर को मराठों की सहायता मिल जाने से दिलेर खां परास्त हुआ। सम्राट ने दिलेर खां को वापस बुलाया और स्वयं नवंबर 1681 ईस्वी को बुरहानपुर पहुंचा। प्रारंभिक आक्रमणों में तो मुगल सेना को कोई सफलता नहीं मिली, क्योंकि संभाजी और गोलकुंडा राज्य बराबर बीजापुर को सहायता दे रहे थे। अंत में 13 जुलाई 1686 में सम्राट औरंगजेब ने स्वयं बीजापुर की ओर रवाना होने का निश्चय किया। सम्राट के निर्देशानुसार घेरा मजबूत कर दिया गया। बीजापुर के किले में निरंतर रसद का अभाव बढ़ता जा रहा था। अतः रविवार 12 सितंबर 1686 को आदिल शाह की सेना को आत्मसमर्पण करना पड़ा और औरंगजेब ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह को 1 लाख रुपया वार्षिक पेंशन देकर उसे दौलताबाद के दुर्ग में बंद करा दिया और बीजापुर का राज्य जो है वह मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अब हम देखते हैं गोलकुंडा में कुतुब शाहों का अंत किस तरह से उसने किया। दक्षिण का दूसरा ये प्रधान राज्य था। बीजापुर के बाद औरंगजेब की नज़र जो थी वो गोलकुंडा राज्य पर थी। इस समय गोलकुंडा जो राज्य है वह उसका जो शासक है वो अबुल हसन है, जो कि अकर्मण्य और विलासी था। अतः शासन प्रबंध जो था वो मदन्ना और अकन्ना नामक 2 ब्राह्मण मंत्रियों के हाथ में था। राज्य में ब्राह्मण
मंत्रियों की प्रधानता और गोलकुंडा की शिवाजी से मित्रता औरंगजेब के लिए असहनीय थी। बीजापुर से निपटने के बाद औरंगजेब ने 1685 ईस्वी में शहजादा मुअज्जम के नेतृत्व में एक सेना गोलकुंडा पर आक्रमण करने के लिए भेजी। जब मुअज्जम को भी युद्ध में सफलता नहीं मिली तो उसने गोलकुंडा के सेनापति मोहम्मद इब्राहिम को घूस देकर अपनी ओर मिला लिया। सुल्तान अबुल हसन हैदराबाद से निकलकर गोलकुंडा के दुर्ग में चला गया। शहजादा मुअज्जम ने हैदराबाद पर भी अधिकार किया। अंत में विवश होकर सुल्तान ने मुअज्जम के सम्मुख आत्मसमर्पण कर संधि का प्रस्ताव रखा और गोलकुंडा को मनमाने ढंग से लूटकर मुगलों ने उसे खाली कर दिया। लेकिन औरंगजेब गोलकुंडा को स्वतंत्र नहीं देखना चाहता था, अतः बीजापुर को पूर्ण रूप से अधिकृत कर लेने के बाद 7 फरवरी 1687 ईस्वी को 70 वर्षीय वृद्ध औरंगजेब ने स्वयं सेना सहित गोलकुंडा में प्रवेश किया। गोलकुंडा राज्य की ओर से दुर्ग की रक्षा का भार अब्दुल रज्जाक नामक वीर सैनिक को सौंपा गया। उसने बड़ी ही वीरता और साहस से मुगल सेना का मुकाबला किया। 8 महीने तक मुगल सेना ने घेरा जारी रखा, जिससे मुगलों को बड़ी ही हानि हुई। अंत में 21 सितंबर 1687 को शाही सैनिकों ने दुर्ग में घुसकर उस पर अपना अधिकार कर लिया। साहसी अब्दुल रज्जाक युद्ध करता हुआ अंत में वीरगति को प्राप्त हुआ। अबुल हसन के लिए 50,000 रुपया वार्षिक पेंशन निर्धारित करके उसे दौलताबाद के दुर्ग में भेज दिया गया और गोलकुंडा के समस्त दुर्ग को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। अब हम चलते हैं मराठों के साथ औरंगजेब का किस तरह से संघर्ष रहा। औरंगजेब का मराठों के साथ संघर्ष। जहांगीर के शासनकाल में ही मराठे दक्षिण की राजनीति में सक्रिय होने लगे थे। मराठों का शासक शाहजी भोंसले अपना प्रभाव बढ़ाता हुआ एक जागीर का स्वामी भी बन चुका था। शाहजी के बाद उसके पुत्र शिवाजी ने भी तत्कालीन परिस्थितियों का अच्छा लाभ उठाया था। उत्तर में औरंगजेब को उत्तराधिकार के युद्ध में तल्लीन देखकर शिवाजी ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करते हुए निजामशाही राज्य के अनेक दुर्गों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। अब गोलकुंडा और बीजापुर राज्यों के मुगल साम्राज्य में मिल जाने से मुगल और मराठा राज्यों में सीधा संपर्क स्थापित हो गया था, क्योंकि ये राज्य मुगल मराठा राज्य के मध्य में स्थित थे। फलतः इन राज्यों में संघर्ष होना अनिवार्य हो गया था। इसके साथ साथ मराठों का दमन किए बिना औरंगजेब संपूर्ण भारत को एक छत्र राज्य के नीचे लाने का अपना जो सपना था वो भी पूर्ण नहीं कर सकता था। इस समय महाराष्ट्र औरंगजेब के विरोधियों का शरण स्थल भी बन गया था। अतः इस शरण स्थल का विनाश करना मुगल साम्राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यक था। अतः औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार बनाकर शिवाजी का दमन के लिए भेजा। शाइस्ता खां ने चाकन और पूना के दुर्गों को जीता। पूना में अपना सैनिक पड़ाव डाला, लेकिन शिवाजी ने 15 अप्रैल को अर्धरात्रि में अचानक उस पर आक्रमण करके उसे घायल किया और उसके अनेक साथियों को मार डाला। इस घटना की सूचना पाकर औरंगजेब काफ़ी क्रोधित हुआ था और उसने शाइस्ता खां को वापस बुलाकर बंगाल का गवर्नर नियुक्त कर दिया था। उसके बाद मौका देखकर शिवाजी ने सूरतनगर को भी लूटा। अब बादशाह जो है उसने आमेर के राजा जय सिंह को शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था। जय सिंह ने बड़ी कुशलता से पुरंदर के दुर्ग में शिवाजी को घेरा और अंत में शिवाजी को विवश होकर संधि वार्ता करनी पड़ी थी। जय सिंह ने शिवाजी को बड़ी बड़ी आशाएं दिलाकर आगरा में सम्राट से भेंट के लिए राजी किया और शिवाजी मुगल दरबार में उपस्थित हुए, लेकिन दरबार में शिवाजी को उचित सम्मान न मिलने के कारण उसने भरे दरबार में इसका विरोध किया। फलतः क्या हुआ, शिवाजी को बंदी बना लिया गया और उस पर कड़ा पहरा लगा दिया गया। लेकिन शिवाजी बीमारी का बहाना बनाकर एक दिन मिठाई के टोकरे में छिपकर बाहर निकल गए और भागते हुए पुनः महाराष्ट्र जा पहुंचे। शिवाजी ने पुनः छापामार रणनीति द्वारा मुगलों पर आक्रमण करना शुरू किया और अंत में औरंगजेब को विवश होकर शिवाजी से संधि करनी पड़ी थी। इस संधि के अनुसार शिवाजी को स्वतंत्र शासक मान लिया गया। कुछ समय तक शांत रहने के बाद
शिवाजी ने पुनः मुगलों पर आक्रमण करने शुरू कर दिए थे। पुरंदर की संधि में खोए हुए प्रदेशों पर उसने पुनः अधिकार करना शुरू किया। औरंगजेब ने क्रोधित होकर बहादुर खां को शिवाजी को दबाने के लिए भेजा, लेकिन बहादुर खां के पहुंचने से पूर्व ही शिवाजी ने सूरत को दूसरी बार भी लूट लिया था। जेएन सरकार लिखते हैं, सूरत की वास्तविक क्षति का अनुमान उस संपत्ति से नहीं किया जा सकता जो मराठे लूटकर ले गए थे। सूरत उस समय हिंदुस्तान का सबसे धनवान बंदरगाह था। इस लूट से सूरत का व्यापार चौपट हो गया और अब लोग पश्चिम हिंदुस्तान के सबसे बड़े बंदरगाह में माल बेचने से डरने लगे थे। 5 वर्ष तक संघर्ष करने के बाद बहादुर खां को भी विफलता का मुंह देखना पड़ा था। 1674 में बड़ी धूमधाम से शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ और कहते हैं शिवाजी एक मुकुटधारी नरेश बन गया। 1674 से 1680 ईस्वी तक शिवाजी ने निरंतर विजय हासिल कर राज्य का विकास किया। 4 अप्रैल 1680 ईस्वी को शिवाजी का देहांत हो गया। अब हम देखते हैं जब मराठों के साथ औरंगजेब का संघर्ष चल रहा है और शिवाजी की 1680 में मृत्यु हो गई है, तो शिवाजी के उत्तराधिकारियों से भी औरंगजेब का संघर्ष चलता रहा था। यानी कि शिवाजी के उत्तराधिकारियों ने भी औरंगजेब के साथ अपना संघर्ष जारी रखा था। कहते हैं शिवाजी के पुत्र संभाजी ने संघर्ष जारी रखा। संभाजी ने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर को शरण दी थी। इस पर औरंगजेब काफी क्रोधित हुआ था। उसने अकबर का पीछा करने के लिए संभाजी पर चारों ओर से आक्रमण किया, लेकिन मुगल सेना को निराश होना पड़ा था। संभाजी में कूटनीति का अभाव था, इसलिए 11 फरवरी 1689 ईस्वी को मुगलों द्वारा कैद कर लिया गया और संभाजी द्वारा औरंगजेब की अधीनता स्वीकार न करने पर मार्च 1689 ईस्वी में उसका वध कर दिया गया। संभाजी की मृत्यु के बाद उसके भाई राजाराम ने मराठा स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व संभाला। औरंगजेब ने राजाराम को दबाने के लिए शाही सेना महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध दुर्ग रायगढ़ पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजाराम सपरिवार दुर्ग से भागकर कर्नाटक के जिंजी दुर्ग में चला गया। औरंगजेब ने जिंजी के दुर्ग को घेरा और यह घेरा लगभग कहते हैं 9 वर्ष तक चलता रहा। अंत में मुगलों ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया, परंतु राजाराम जो था वह से भागकर सतारा चला गया और जहां उसने कहते हैं पुनः मराठों को संगठित करना शुरू कर दिया था। 1700 ईस्वी में राजाराम की मृत्यु होगी। उसके बाद उसकी पत्नी ताराबाई ने मराठों का नेतृत्व संभाला और मुगलों से कड़ा संघर्ष किया। अतः मराठों ने एक बार पुनः संगठित होकर अहमदाबाद, मालवा, बरार पर धावे बोलने शुरू कर दिए थे, लेकिन औरंगजेब कुछ भी नहीं कर सका। सर जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि औरंगजेब का शेष जीवन उसी पीड़ित कहानी का एक दुखद कह रहे हैं दुख से दुहाव मात्र है। अधिक पैसा, समय, काफी सैनिकों को खोकर सम्राट किसी दुर्ग पर अधिकार करता, किंतु मराठे मुगलों की दुर्बल सेना पर आक्रमण करके कुछ महीनों बाद ही उस पर पुनः अधिकार कर लेते। 2 साल बाद सम्राट उस दुर्ग पर पुनः घेरा डालता। अतः औरंगजेब अपने जीवन के अंत तक मराठों से संघर्ष ही करता रहा, लेकिन वह असफल ही रहा। अब चलिए देखते हैं कि दक्षिण में मराठों के विरुद्ध औरंगजेब की विफलता के क्या कारण रहे थे। पहला हम ले सकते हैं मराठों को महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थितियों का सहयोग। भारत के सुदूर दक्षिण में स्थित महाराष्ट्र प्रदेश जो है वो उबड़ खाबड़ और ऊंची नीची जमीन वाला है। यहाँ यातायात के साधनों का सर्वथा अभाव था। मुगल सेना जो कि मैदानी भागों में युद्ध करने की अभ्यस्त थी, इन प्रदेशों पर सफलतापूर्वक युद्ध नहीं कर सकी, जबकि दूसरी ओर मराठे इन परिस्थितियों के अभ्यस्त थे। दूसरा हम ले सकते हैं मराठों द्वारा राष्ट्रीय युद्ध। मराठे अपने देश, जाति, धर्म, सभ्यता, अपनी संस्कृति के लिए लड़ रहे थे, इसलिए उनके युद्ध ने राष्ट्रीय संग्राम का रूप धारण किया था, जबकि मराठों के विरुद्ध औरंगजेब द्वारा लड़ा गया युद्ध साम्राज्यवादी और सांप्रदायिकता की भावना से प्रेरित था। मुगल सेना दक्षिण में हिंदू सत्ता को समाप्त कर मुगल सत्ता स्थापित करना चाहते थे, अतः मुगलों में केवल सैनिक बल था, नैतिक बल का उनमें अभाव था। तीसरा कारण हम ले सकते हैं छापामार रण पद्धति से मुगल सेना को अनभिज्ञता। मराठों की सफलता भौगोलिक परिस्थितियों के बिल्कुल अनुकूल थी,
अतः मराठा सैनिक गिरोह बनाकर घूमते थे और मौका पाते ही अचानक मुगलों पर आक्रमण कर लूटमार करते हुए भाग जाते थे। मुगल सैनिक इस रण पद्धति से बिल्कुल अनभिज्ञ थे, जिससे वे सफलतापूर्वक मराठों का सामना नहीं कर सके। अगला हम कारण ले सकते हैं कि मराठे जो हैं उनके जो नेतृत्व कर रहे हैं वो कुशल नेताओं की उनको सेवाएं प्राप्त हुई हैं। मराठों की सफलता का एक कारण हम कह सकते हैं यह भी है कि मराठों को समय समय पर योग्य और कुशल नेताओं का नेतृत्व प्राप्त हुआ था। शिवाजी एक योग्य सेनानायक थे, उसके बाद संभाजी, राजाराम, ताराबाई, इन सब ने ही अदम्य उत्साह और साहस के साथ मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था। दूसरी ओर वृद्ध औरंगजेब था, जो उत्साह और साहस का निरंतर उसमें अभाव होता जा रहा था और संदेहशील स्वभाव के कारण वह नित्य अपने सेनानायकों को बदलता रहता था, जिससे एक स्थिर नीति जो है वो लागू नहीं हो पाती थी। अगला कारण हम ले सकते हैं दक्षिण के शिया राज्यों का विनाश औरंगजेब के लिए विनाशकारी रहा था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि दक्षिण के शिया राज्यों का उन्मूलन औरंगजेब के लिए घातक सिद्ध हुआ, क्योंकि दक्षिण के इन शिया राज्यों का विनाश करने के बाद दक्षिण में बढ़ती हुई मराठा शक्ति को प्रतिबंधित करने वाली कोई दूसरी शक्ति नहीं रही थी। अतः यदि औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा राज्यों का दमन नहीं किया होता तो संभावना व्यक्त की जाती है कि उसे मराठों के विरुद्ध इन शिया राज्यों की मदद मिली होती। डॉक्टर एस.आर. शर्मा लिखते हैं कि दक्षिण उसके लिए एक कब्रिस्तान सिद्ध हुआ और जब 1707 में उसे दफनाया गया तो न केवल एक सम्राट की लाश ही बल्कि अन्य अनेक चीजें भी कब्र के नीचे दब गई थी। औरंगजेब की दक्षिण नीति के परिणामों पर अगर हम चर्चा करें तो हम ये कह सकते हैं कि दक्षिण नीति के परिणाम स्वरूप औरंगजेब को गोलकुंडा और बीजापुर को मुगल साम्राज्य में मिलाने की कामना तो पूर्ण हो गई थी, लेकिन अन्य सारे परिणाम मुगल साम्राज्य के लिए घातक सिद्ध हुए थे। डॉक्टर स्मिथ लिखते हैं कि सभी इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि गोलकुंडा और बीजापुर की सुल्तानों के विध्वंस करने की नीति के कारण, जिसने दक्षिण के मुसलमान राज्यों को समाप्त कर दिया, अपदस्थ सैनिकों का एक झुंड देश को लूटने के लिए उन्मुक्त हो गया था और मराठा सरदार की प्रतिद्वंदिता करने वाला कोई नहीं रहा था। तो हम देखते हैं जनधन की बहुत हानि हुई है। यद्यपि दक्षिण के शिया राज्यों का विध्वंस कर देने से औरंगजेब को लूट और नजराने का बहुत सा धन मिला था, लेकिन इन युद्धों के संचालन में लूट और नजराने से प्राप्त धन की अपेक्षा कहीं अधिक धन बर्बाद हुआ, जिससे मुगल राजकोष भी रिक्त रहने लगा था। निरंतर युद्ध से कृषि और व्यापार को भी काफ़ी हानि हुई थी और दक्षिण में प्राय अकाल का प्रकोप रहने से आर्थिक स्थिति और भी खराब होती चली गई थी। सैनिक शक्ति का ह्रास भी हुआ, असंख्यक सैनिक मारे गए। रण क्षेत्र में नहीं बल्कि महामारी और रोगों के प्रकोप से भी असंख्यक सैनिक काल कलवित हो गए थे। उत्तर भारत में अराजकता रही। औरंगजेब कहते हैं 25 वर्षों तक दक्षिण भारत में संघर्षरत रहा और इतने लंबे समय तक उत्तरी भारत में अनुपस्थित रहने से वहाँ की राजनीति पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा था। उत्तरी भारत में अराजकता और अनुशासनहीनता फैल गई थी। औरंगजेब जो था वो सशक्त तरीके से न तो सीमा की सुरक्षा कर सका और न ही राजपूतों की शक्ति पर ही नियंत्रण लगा सका, जिससे राजपूत भी एक बार पुनः स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने का अपना पुराना जो सपना था वो साकार करने के लिए उद्वेलित हो उठे थे। मुगल सैनिकों में भी असंतोष फैलने लगा था। लंबे समय तक युद्ध का जो प्रभाव है वो सैनिकों पर सही नहीं पड़ा था, वो ऊब गए थे। समय पर वेतन नहीं मिल रहा था, इससे उनमें असंतोष फैल गया था। सैनिकों का उत्साह भी कहते हैं धीरे धीरे कम होने लगा था, जिससे सेना की रणकुशलता भी कम हो गई थी। मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा को भी धक्का लगा था, क्योंकि मराठों के विरुद्ध सफलता हासिल नहीं कर पाए मुगल सैनिक। साहित्य और कला का भी ह्रास हुआ। दक्षिण के युद्धों का सांस्कृतिक जीवन पर भी बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा। साहित्य और कला की उन्नति नहीं हो पाई, क्योंकि विद्वानों, कवियों, साहित्यकारों और कलाकारों को जो राज्यश्रेय नहीं मिल पाया, उससे उत्तरी भारत के साथ साथ दक्षिण भारत भी कहते हैं सांस्कृतिक रूप से विपन्न हो गया था, यानी कि कमजोर हो गया था। मुगल साम्राज्य के पतन का बीज भी इसी
दक्षिण नीति के कारण बोया गया था। अनेक इतिहासकार औरंगजेब की दक्षिण नीति को मुगल साम्राज्य का पतन का कारण मानते हैं। हेग महोदय लिखते हैं कि दक्षिण में उसके सभी अच्छे से अच्छे सैनिक मारे गए। अयोग्य अफसर, अयोग्य सेनाओं, अपर्याप्त धन के सहारे उत्तर के उपजाऊ और धनी आबादी के प्रांतों, बड़े बड़े नगरों में व्यवस्था बनाए रखने में असफल रहे थे। डॉक्टर वी.ए. स्मिथ लिखते हैं कि दक्षिण भारत उसकी प्रतिष्ठा और उस शरीर की समाधि सिद्ध हुआ। यह उसके शरीर की ही नहीं वरन उसके साम्राज्य की भी समाधि सिद्ध हुआ।